जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज है और आपका ये टेस्ट नंबर 14 है, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने 1 से लेके 13 तक जो है आपको करा दिया है और सारे का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया ताकि आपको एक ही जगह सारा वीडियो मिल पाए, ठीक है। और मैं बता दूं कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली एक टेस्ट दिया जाता है। वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, कोचिंग संस्था है, उसी के द्वारा डेली एक टेस्ट होता है, तो मैं वही आपको कराता हूँ, ठीक है। तो आप उसे भी देखना ना भूलेंगे। तो चलिए, आज हमारा टेस्ट कौन सा है? तो आज होगा आज आपका इकोनॉमी का टेस्ट होगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार किया जाता है, ठीक है। 2 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में कि इसमें कौन सा सत्य है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सत्य। क्या है? तो इस व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। 3 है, परिचयात्मक योजना के संदर्भ में सत्य क्या है? आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दीर्घकालिक ये योजना है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया है? आपने काफ़ी सुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से ये लिया गया है। 5 है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। कब की गई है? 1950 में। आगे है, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, यानी कि समृद्धि हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आधुनिकीकरण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा यानी कि आत्मनिर्भरता हो जाएगा और 5 हो जाएगा समानता, ठीक है। 7 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है असत्य के बारे में। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि दोनों सही है। यानी कि देख लीजिए, समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निरंतर वृद्धि से है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 75% जनसंख्या, ठीक है। 9 है, कथन ए और आर आपको दोनों बताना है इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है पर आर जो इसके सही कारण सही है, डी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और रही बात इसका पीडीएफ के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको बस जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, उद्योग में लाइसेंस पद्धति द्वारा राज्य के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, 1955 की करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति आंसर हो जाएगा लघु उद्योग से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। 13 है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंतर्मुखी व्यापार नीति। 14 है, सरकार द्वारा बड़े तथा भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के कारणों में शामिल है क्या? तो 14 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि भारी, एक मिनट, यानी कि भारी उद्योगपति के पास निवेश के लिए अपेक्षित पूंजी में कमी, बड़े बाजार की कमी और समाजवादी, तीनों आपके हो जाएंगे। अब चलेंगे 15 के पास। क्वेश्चन 15 है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सारे आपके सही दिए गए हैं। क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई, ठीक है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में विविधता आई, ठीक है। लघु उद्योग का संवर्धन हुआ, ये भी सही है। और 4 है आपका विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कारण इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देसी उद्योग का विकास हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि इसमें क्या सत्य दिए गए हैं। तो इसमें दोनों सत्य दिए गए हैं, देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई और यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक शीर्ष संस्था है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सामाजिक बैंकिंग कब प्रारंभ की गई है?
आंसर हो जाएगा 1969 में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1969 में। हम चलेंगे 18, जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे सत्य है। देख लीजिए क्या है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत को बढ़ावा दिया, बैंकों के पास तरलता में वृद्धि हुई और सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान हो गई। चलेंगे 19 के पास, गैर कृषि कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य बताना है। तो दोनों ही आपके कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में स्वस्थ समृद्धि की संभावना होती है उसे गतिशील अपघटक कहते हैं। गतिशील उपघटक में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन शामिल होते हैं। अब चलेंगे 20, भारत में पशुधन में सबसे अधिक भाग किसका है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुर्गी पालन में। 21 है, पर्यावरण के कार्यों में क्या सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपके सारे सही है। यानी कि नवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना, अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना, अवशेषों को समाहित करना, जीवन का पोषण करना और सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करना। आगे चलेंगे 22 है यहाँ पे, वैश्विक उष्णता के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इन प्रभावों में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि पर्यावरणीय पक्ष की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत, आपदा के कारण धन व्यय, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, ठीक है। आगे 23, जीडीपी की परिभाषा में कौन सा घटक शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि नियत समयावधि। उसके बाद आपका है 3, यानी कि अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, और 4 आपका विदेशियों द्वारा देश की सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस डैश प्लस विदेशी से प्राप्त निवल आय, खाली स्थान को भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास। 25 है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी फिजिकल डिसिप्लिट क्या है? तो देखना है आपको 25। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब चलेंगे 26, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मूल्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा पीसी महान नोबिस, ठीक है, बी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन 27, वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा को अपनाने के लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि मुद्रा को लंबे समय तक संचित किया जा सकता है, मुद्रा की संचय लागत कम है और मुद्रा किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। आगे 28, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा 1935, यानी कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में मिला। इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे है 29, वे मध्य जिनके एक फर्म स्वामी होती हैं अथवा जिनका फर्म दूसरों पर हक रखती है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अस्तियाँ। आगे चलते हैं 30 पे पास, नकद कोष अनुपात यानी कि CRI यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक बैंक के लिए बाध्यकारी होता है। आगे चलते हैं 31 की तरफ। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 4.9। यहाँ पे देख लेंगे, इसका पर डाटा दिया गया है। आगे है 32, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही सत्य है, यानी कि बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी आपको ये जो आंकड़ा है 326,36,912 करोड़ आकलित की गई हैं और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटों को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 33, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उधार एवं अन्य देयताएं, ठीक है। आगे चलते हैं
34 बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? आंसर हो जाएगा टोटल 9। टोटल 9। 35 है बजट 2024-25 में देश के पूर्वी क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए मिशन पूर्वोदय नामक योजना प्रारंभ की गई। इसमें निम्न में से किन राज्यों को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 6, यानी कि 5 इसमें आपका नहीं है। ठीक है, यानी कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 36 है बजट 2024-25 के अनुसार नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना के तहत कितनी आय तक शून्य कर लागत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 36 का बी, यानी कि 0 से 3 लाख। 0 से 3 लाख। और ये पूरा इसका डेटा है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 37 है बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ग्रामीण विकास पर। आगे चलते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और इसमें जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग कितनी राशि का आवंटन किया गया है? आंसर हो जाएगा 1.52 लाख करोड़, यानी कि सी आंसर आपका सही है। आगे है 39 बजट के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल लिंक है। ये आपका गलत है। 40 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसमें बताया है सत्य, यानी कि दोनों सत्य है। यानी कि वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में भारत के चालू खाता घाटे में कमी आई है और 2022-23 की तुलना में 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि आई है। ये भी आपका सही है। 41 है 2023-24 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर है आपका डी, यानी कि 9.5%। 42 है 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा था कितना प्रतिशत? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 55%। 43 है 31 मई 2024 तक भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कितना हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन का स्रोत है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 45%। 44 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन के बारे में। तो यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही सत्य है। देख लीजिए, यानी कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि में गिरावट देखी गई है। कृषि सकल मूल्य वर्धित में पशुधन तथा मत्स्य पालन दोनों में वृद्धि देखी गई है। अब चलेंगे 45। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना हिस्सा उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 8%। क्वेश्चन नंबर 46 है मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। 47 है अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। ठीक है, अब हम चलेंगे 48 की तरफ। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन के बारे में। दोनों ही सत्य है, यानी कि 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। आगे है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के करने से संबंधित है। आपका दोनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 49 कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि भंडारण, परिवहन, वितरण, प्रसंस्करण और आपका है पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका ग्रामीण बैंकों की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक और भूमि विकास बैंक। आगे चलते हैं 51 के लिए। चलिए 51 है आपका फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। आगे है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसमें कोई भी सत्य आपका नहीं दिया गया है। क्या लिखा है? सत्य कथन, और यहाँ पे है ना तो 1 और ना ही 2, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 54 की तरफ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और आपको भी पता है कि
जितने भी पीएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे क्या है आपको बताने से सत्य क्या है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए ये योजना लाई गई थी। इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे और मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप जैसे ये सब है तो आप इसे देख कीजिएगा, ठीक है। आगे है अमृत धरोहर योजना संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्द्र भूमियों से। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, माहिर मिशन किस मंत्रालय से है, MAHIR मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है, आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से। आगे है 57, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि यह सहकारिता मंत्रालय की योजना है। आगे है निजुत मोइना योजना किस राज्य से संबंध है, निजुत मोइना नाम से आपको पता चल रहा है क्या कि किससे है, तो ये आपका हो जाएगा असम से, ठीक है। यहाँ देखेंगे निजुत मोइना योजना असम से है, उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 59, राष्ट्रीय आय मापने की विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य बताना है। तो यहाँ पर दोनों ही सत्य है। क्या है, जनवरी 2015 से 18 तक आर्थिक समृद्धि तथा विकास को सकल मूल्यवर्धन के आधार पर मापा जाता है। आगे 2018 में देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग का निर्णय RBI द्वारा लिया गया है, ये भी आपका सही है। 60 है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम A अपॉन कुल जनसंख्या है, यहाँ पे बताना है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। आगे क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग की जाती है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा आपका उत्पादन विधि, उसके बाद हो जाएगा आपका आय विधि, उसके बाद हो जाएगा आपका व्यय विधि, ये तीनों होंगे। 62 है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है कैसे, तो आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। आगे है 63, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन। आगे चलते हैं 64, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य बताना है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है, देख लीजिए। यानी कि आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित है। आगे है 65 है आपका, जब मंदी के पश्चात अर्थव्यवस्था में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर समय या परिणाम में रिकवरी होती है तो उसे डैश इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं, उसको कहते हैं के शेप। आगे है मुद्रा संकुचन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, तो इसे कहता है मुद्रा संकुचन। 67 है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की अवस्था में निम्न में किन्हें लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि लेनदार को। आगे है 68, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा डी आपका, यानी कि 1956 में। कब, 1956 में। आगे है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वह ब्याज भुगतान पर होता है, वह जो है ब्याज पर भुगतान होता है। आगे है 70, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक, ये आपका सत्य नहीं है। 71 हो जाएगा RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे सही है, देख लीजिए। यानी कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना और विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित किस्त स्थिति, ये सारे आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम चलेंगे 72 की तरफ, किसी सीमित ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि SVS राघवन समिति। आगे है 73, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो आंसर हो जाएगा 8वीं। आगे चलते हैं 74, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की ही, तो आंसर हो जाएगा 74 का सी, यानी कि यूनियन बजट 1992 से लेकर 1993, ठीक है।
अब चलते हैं 75। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि NSSO। ठीक है, आगे है 76 मिलान करना है और आपको बताना है समितियां हैं और उसके विषय हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ देखिए आंसर उसका ये चारों है। भंडारी समिति किससे है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। स्वामीनाथन समिति किससे है? जनसंख्या नीति से है। रंगराजन समिति किससे है? तो भुगतान संतुलन से। और राजा चलैया समिति किससे है? तो कर सुधार से। आगे चलते हैं 77। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2005-06 में, यानी कि ए आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं 78। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो आपका शुरू किया गया था। 79 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर हो जाएगा 31%। आगे है पूरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। आगे 81। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या है? तो आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। आगे चलते हैं भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। आपका डी आंसर यहाँ पे सही है। 83 है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका सक्षमता उपागम। ये आपका बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि आय की गणना की? आंसर हो जाएगा VKR राव। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। 85। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और पर राज्य सरकार द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है, वो कौन सा कर है? आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, यानी कि ए आंसर आपका सही है। चलेंगे 87 की तरफ। बैंक दर का आशय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 88 है निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों में विदेशी के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? आंसर हो जाएगा बी यानी कि मसाला बॉन्ड। 89 भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 31 मार्च 1997 को। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। आगे है 91 भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1970 से 1980 के दौरान। 92 चलेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं 93 भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1966 से लेके 1969 तक। आगे राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा, यानी कि सी आंसर आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। 95 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्याज दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट। अब हम चलेंगे 96 की तरफ। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग विषय क्या है? आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में जो आपका लिस्टेड है। आगे है देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किससे समान मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा निर्यात से मानी जाती है। 98 है किस इकाई का मूल्य कागजी सोने यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आपका देख लीजिए यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, सी हो जाएगा। 99 चलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको कथन में से बताना है कौन सा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम ऑफ दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। ठीक है, चलेंगे 100 गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही के बारे में। तो यहाँ पे आपको दोनों सही है।
यानी कि गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है और भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। ये भी आपका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 है, फिलिप वक्र का संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को ये दर्शाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 के पास, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है क्या क्या। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। चलिए आगे चलते हैं। आपका 103 के पास, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल आय माइनस ए प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व प्राप्तियाँ। 104 पास चलते हैं। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन द्वारा किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे, सरकार जब व्यय में वृद्धि या करों में कटौती करती है तो समस्त मांग में डैश की कमी होती है। क्या होती है? आंसर हो जाएगा वृद्धि होती है, यानी कि डैश वो होती है, तो वृद्धि होती है। खाली स्थान को भरना था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वृद्धि होती है। 106 है, चालू खाता के घाटकों में शामिल है। तो जो आज का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि सारे यहाँ पे चालू खाते के घटकों में क्या शामिल है, तो वस्तुओं का आयात, सेवाओं में व्यापार, उपहार, प्रेषित धन और वस्तुओं का निर्यात, ये सारे सही है इसमें। चलिए 108 है, अदायगी संतुलन यानी कि BOP किसी एक देश में के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच किस निश्चित समयावधि के लिए वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों की लेन देन का विवरण है। आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। आगे है, विदेशी विनिमय की मांग के कारण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि विदेशी वस्तु और सेवाओं की मांग, विदेशों में उपहार भेजना और दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीदना। आगे है क्वेश्चन नंबर 110, दीर्घकाल में विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर के संबंध में पूर्वानुमान करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति समता। आगे है क्वेश्चन नंबर 111, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा घाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा, इसे कहते हैं जुड़वा घाटा। आगे है 112, इफ़को क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड। ये आपका सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 113 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही बताना है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, देख लीजिए। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है और बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देता है। आपके दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 114 देखते हैं। 114, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। 115 है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है। आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए। 116 है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। आंसर हो जाएगा समग्र मांग की तीव्र वृद्धि, आपूर्ति से अधिक होना। 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से बाजार दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। आंसर हो जाएगा संकोचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। आपका डी आंसर यहाँ पे सही है। 119 है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा रेपो दर। 120 है, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। 121 चलेंगे अब। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। केवल एक ही सत्य है या म्यांमार नेपिडा में आयोजित किया गया था, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स चालू है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वार्षिक कटार गामा एसला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा श्रीलंका में।
आगे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 124 के पास। 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य बताना है। तो इसमें दो ही सत्य है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। क्या है? खान के बारे में। ठीक है। 125 है, किस कंपनी ने सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओपन एआई। आगे है 126, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और गलत के बारे में आपको बताना है। कौन सा है इसमें गलत है आपका? तो पहला जो आपका ये गलत है, ये आपका सही है। देख लीजिए, वैश्विक आईटी कंपनी HCL ने बिहार के पटना में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी सेंटर खोला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 127, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने सत्य हैं। कितने सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन इसमें गलत दिए गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं 128। 128 है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा लक्ष्मी झा। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी झा। आगे है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। राज्य है उसके राज्यपाल है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पे नीचे आंसर है, ये देख लीजिए। यहाँ पे तेलंगाना कौन हो जाएंगे? तो जिष्णु देव वर्मा हो जाएंगे। सिक्किम में कौन है? ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के हो जाएंगे संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ हो जाएंगे रमन डेका और मेघालय के हो जाएंगे सी विजय शंकर। 130 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें बताना है सत्य के बारे में। आंसर हो जाएगा कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 131, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और गलत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, तो इसमें दोनों ही गलत है। क्या है? कौन सा गलत है ना दिया गया है? 1 और 2 दोनों गलत। ठीक है, आगे चलते हैं 132, PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें केवल दो सत्य है, यानी कि यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं 133, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मुख्य उद्देश्य क्या है? नन्हे फरिश्ते, इसका आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशनों पर भटकते या खोए हुए बच्चों को बचाना और उनका पुनर्वास करना। 134 है, भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 134 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। आगे है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एंटी डोपिंग शुल्क लगाने में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। आगे है, जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 137, हेनले एंड पार्सन द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही बताना है। इसमें केवल एक ही सही है, यानी कि भारत को 82वां स्थान दिया गया है। 138 है, 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही के बारे में आपको बताना है कूट का प्रयोग करते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। ठीक है, और बजट का कुल परिव्यय आपका 48.21 लाख करोड़ रुपये है। ये भी आपका सही है। 139 है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था। आगे चलते हैं 140 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? आंसर हो जाएगा 4.18%। ठीक है, 41, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है और सही बताना है। इसमें कौन सा सही आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 और 2। यहाँ पे आप देखेंगे बी सही है, इसका 1 और 2, यानी कि सत्र के दौरान दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है।
सही है। और अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली मोइदम को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में जोड़ा गया है। ठीक है। 142 है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सेबी ने प्रतिभूति बाजार निवेशकों की सहायता के लिए सेवा चैटबॉट नामक एक आभासी सहायक लॉन्च किया है। 143 है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन जिंक बॉन्ड का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इकोजोन। आगे है, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। आगे है 145, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार हरेला पर्व किस देवता की पूजा से जुड़ा है और हिंदू कैलेंडर में किस महीने में ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह भगवान शिव से है और ये सावन में मनाया जाता है। 146 है, भारत सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश में किस बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? आंसर हो जाएगा मोंगला बंदरगाह, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 147, कौन सा राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उत्तराखंड। अब 148 चलेंगे, किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया है? लाडला भाई आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका महाराष्ट्र। 149, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजी द्वारा शुरू की गई असीमिता परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं को 22,000 पुस्तकें विकसित करना। अब 150 है, 150 आपका, किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपात तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता संभाली है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भारत। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस तरीके से टेस्ट नंबर जो 14 है आपका, ये अपन ने फिनिश कर लिया है। ठीक है। आने वाले वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट जो है 15 है 16 है जो भी है टेस्ट में आपको वो करा दूंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि इस चैनल पे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, तो आप उसे देखिएगा क्योंकि वो डेली टेस्ट सीरीज चलता है। और आगामी जो दरोगा का वैकेंसी आने वाला है 20,000 प्लस है आपका बिहार पुलिस के लिए और 2,000 प्लस है आपका बिहार दरोगा के लिए। तो जब तक तैयारी आप अभी से नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? इस कारण से चैनल पर डेली एक टेस्ट अपलोड किया जाता है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं एक नया बात कहने वाला हूँ कि एडिटोरिया का जो 7500 करके MCQ आया है बुक मार्केट में, मैंने उससे पूछा भी था कि आपको क्या इसका वीडियो चाहिए, तो मैं उसका वीडियो जो है जल्द से जल्द चैनल पे लेके आऊँगा। आज या कल से आपको वो वीडियो जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कम से कम 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ठीक है। उसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आप स्क्रीन पे वो बुक देख भी सकते हैं। टोटल 150 जो है उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, डेली 5 सेट या 6 सेट ऐसे करके देखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनेगा तो आपको भी देखने में सहूलियत होगा। एक ही बार बड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है और आपको देखने में दिक्कत होगा। इससे हम क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट उस वीडियो को लेके आएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दिया कीजिए। मैं उसका जो है आपको PDF जो है प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पे करा दिया करूँगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छे काम करने के लिए। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।